हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस जे मेंस के एग्जामिनेशन में, जुडिशरी के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर से हम यहां पर देखेंगे कि इतिहास विषय से संबंधित जो जुडिशरी में क्वेश्चन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन या गुप्ता एज से पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से एनसीईआरटी आपके जुडिशरी एग्जाम में काफी हेल्पफुल होती है और किस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक से मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं या कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसी के साथ साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज या क्लासिकल एज क्यों जाना जाता है, और साथ ही साथ में हमारा लेक्चर इस बात पर ज्यादा इंफेसिस रहेगा कि किस तरीके से आर्किटेक्ट में डेवलपमेंट हुए थे, कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे उस दौर में, नागर शैली क्या होती है, बेसर शैली क्या होती है और उनकी निरंतरता हमें आज कैसे दिखाई पड़ती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जुडिशरी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में जानेंगे। ये कुछ हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं जो आपकी 6th 7th 8th में रहती हैं। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। तो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखें। गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया इज नोटेड फॉर इट्स अचीवमेंट इन द आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी कमेंट्स। प्राचीन भारत में गुप्त काल कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और दर्शन में अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात है। इनकी हमें चर्चा करना है। तो इस क्वेश्चन में ही आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिनमें से हमें किस पर देखना है। यहां पर एक शब्द दिया है आर्किटेक्ट। सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात करेंगे, आर्ट्स की बात करेंगे, कला की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे और फिलॉसफी की बात करेंगे। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए कि लगभग जिन लोगों ने पूरा गुप्ता पीरियड पढ़ रखा है उस पूरे गुप्ता पीरियड का जो जिस्ट है वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फिलॉसफी लिखी गई, सांख्य दर्शन क्या था, योग दर्शन कौन था। आर्किटेक्चर में आपको पता होना चाहिए कि बेसर शैली क्या है, नागर शैली क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ में केव आर्किटेक्ट में देखेंगे तो कई प्रकार की अजंता एलोरा की गुफाएं या बादामी की गुफाएं, ये सब भी गुप्त काल में बनाई गई हैं। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में तो एक क्वेश्चन आया है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखें ध्यान से। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में हुई प्रगति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और यहां पे रेफरेंस भी दिया गया है कि एनसीईआरटी की क्लास 9th की जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, यहां से क्वेश्चन निकाला गया है। तो देखें, जब हम गुप्त काल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको गुप्त काल के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि गुप्त काल क्या था, गुप्त काल के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, गुप्त काल के दौरान में सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही थी, साहित्यिक कला या जो हमारा लिटरेरी आर्ट है वो किस तरीके से डेवलप हुआ था, कालिदास का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था, या इसी दौर में देखेंगे आर्यभट्ट की बात करेंगे, बौधायन की बात करेंगे, या कणाद ने जो परमाणुवाद का सिद्धांत दिया है किस तरीके से वह हमारे फिजिक्स की एक प्रकार से फाउंडेशन के रूप में काम करता है। केमिस्ट्री की फील्ड में चले जाएं तो नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान भी इसी काल में आए थे, इसी गुप्ता पीरियड में आए थे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें, इस टॉपिक में देखें तो हमें पढ़ना है गुप्त काल। जब हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे तभी हम बेहतर अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएंगे। तो देखिए, जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, गुप्ता एज या गुप्त काल, तो गुप्त काल की जब हम शुरुआत करते हैं तो जो इसका पहले टाइम पीरियड होता है वो माना जाता है 319 एडी से लेकर 540 एडी तक। 319 एडी से लेकर 540 एडी तक का जो समय है इसको हम कहते हैं गुप्त काल। और इस गुप्त काल को लेकर के जो इतिहासकार हैं
वो इस दौर के शासकों के अचीवमेंट से इतना प्रभावित हैं, इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उन्होंने कहा है कि गुप्त काल को हम कह सकते हैं कि यह भारत का गोल्डन एज है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये गुप्त काल का गोल्डन एज है, स्वर्ण काल है, या इसी को क्लासिकल एज ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। यानी शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल का मतलब क्या होता है कि इस दौर में कला, साहित्य, गीत, संगीत, फिलॉसफी, इन सब चीजों का, स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, एपिक्स जो हमारे होते हैं, वो सब कुछ इसी दौर में लिखे गए। यहां तक कि तमाम प्रकार के इनोवेशन भी हमारे आविष्कार भी बहुत सारे गुप्त काल की ही देन है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि इस गुप्त काल के बारे में जानने के हमारे पास में स्रोत या सोर्सेस क्या क्या हैं। सोर्सेस, यहां पर हमारे पास में इसके स्रोत क्या क्या जानने के। और जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल यानी कि ऐसी चीजें जो हमें सिक्कों के तौर पर मिलती हैं। यानी स्रोत में हम दो तरीके की बात करेंगे। पहला होगा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा होगा लिटरेरी सोर्सेस, यानी साहित्यिक स्रोत क्या क्या है और हमारे पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है। जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत जाते हैं तो यहां से हमें कई बातें जानने को मिलती हैं। आइए डिटेल में देखते हैं, दूसरे पेज पर देखते हैं कि यहां पर हमें क्या क्या मिलता है। यहां पर हमें मिलता है आर्कियोलॉजिकल में सबसे पहले हमें मिलते हैं क्या, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक। स्मारक मिलते हैं। और जब हम स्मारक में जाते हैं तो यहां पर दशावतार का मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है। इस तरीके के कई बिल्डिंग्स जो होते हैं वो हमें गुप्त काल के मॉन्यूमेंट्स की याद दिलाते हैं। इसके अलावा गुप्त काल में पाए जाने वाले जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, सिक्कों के आधार पर भी हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे, जो सिल्वर कॉइन होते थे, सिल्वर कॉइन, उनको कहा जाता था रुपयक। सिल्वर कॉइन को हम कहते थे रुपयक, और जो गोल्ड कॉइन होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे, उनको कहा जाता था दीनार्स। तो दीनार और रुपयक समय समय पर हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में हमें बहुत सारे इकट्ठा मिले हैं। भरतपुर राजस्थान में, अलवर भरतपुर जो जिला है, वहां पर बयाना से बहुत सारे हमें गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश की कुछ साइड से भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तथा पाटलिपुत्र जिसको हम पटना कहते हैं, वहां से भी कुछ साइड से हमें गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। और गुप्तकालीन जो सिक्के मिलते हैं वो अलग अलग राजाओं के द्वारा जब उसे बनवाया गया तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दिखाया गया है, या कुमार देवी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ थी, उनका भी चित्र एक सिक्के पर हमें दिखाई देता है। तो यानी अलग अलग जगहों से जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम केव पेंटिंग की बात करें तो केव पेंटिंग के तौर पर हमें अजंता, एलोरा, बादामी केव्स, अजंता, एलोरा और बादामी की गुफाओं से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जब हम इसके अलावा जब हम लिटरेरी सोर्सेज के तौर पर जाते हैं, साहित्यिक स्रोत के तौर पर जाते हैं, लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, जब हम साहित्यिक स्रोत के तौर पर जाते हैं तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र,
पुराण स्मृति टेक्स्ट। धर्मशास्त्र, पुराण और स्मृति ग्रंथों में हमें गुप्त काल के विषय में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा लिटरेचर ऑफ कालिदास, कालिदास के साहित्य से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम। जब हम कालिदास की किताब मेघदूतम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर कितनी भव्यता के साथ में महाकाल के मंदिर को सजाया जाता था और पूरी रात जो नगरवासी थे वो गीत संगीत और तमाम तरीके से पूजा पाठ करते रहते थे। किसी भी प्रकार का चोर डकैतों का चोरों का कोई भय नहीं था। इस तरीके की कई सारी बातें, यानी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाने का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा महाकाल के मंदिर में देवदासी प्रथा के नृत्य का भी वर्णन हमें यहीं से मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कई प्रकार की किताबें कालिदास ने लिखी। इसके अलावा हम यहां पर देखें विशाख दत्त, विशाख दत्त ने दो किताबें, दो ड्रामा लिखे। एक का नाम था मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और दूसरी की किताब है देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों किताबों से हमें गुप्त राजाओं के विषय में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ विदेशी लोग भी हमारे यहां पर आए, खासतौर से चाइनीज ट्रेवलर। कुछ चीनी यात्री उस समय आए थे, और जो चीनी यात्री आए, एक चीनी यात्री तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समय में आया, जिनको हम फाह्यान के नाम से जानते हैं। तो चाइनीज ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर्स में नाम आता है, पहला नाम आता फाह्यान का। फाह्यान के बाद में ह्वेनसांग आए, और ह्वेनसांग के बाद में इत्सिंग आए। इन तीनों के जो यात्रा विवरण है, जैसे कई बार किताब पूछ ली जाती है फाह्यान की किताब कौन सी थी, इसकी किताब का नाम था फोकुकी। ह्वेनसांग की किताब का नाम है सीयूकी। इत्सिंग के यात्रा विवरण से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय का जो समाज था काफी बेहतर समाज हुआ करता था। समाज व्यवस्था में किस तरीके से दास व्यवस्था पाई जाती थी, सिंचाई के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता था, चारों तरफ कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी, राजा किस प्रकार से टैक्स लिया करता था, प्रशासन कैसे चलाया जाता था। इस तरीके से बहुत सारी बातें हमें साहित्य के माध्यम से भी हमें प्राप्त होती है। और जब यहां पर हम स्मृति लिखते हैं तो स्मृति का मतलब ही होता है कि जो समाज को चलाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो समाज को चलाने के नैतिक नियम होते हैं, उनको स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। और 6 प्रकार की स्मृतियां उस दौर में लिखी गई थीं, जिनमें मनु स्मृति और नारद स्मृति का जिक्र आता है। जब हम मनु स्मृति को पढ़ते हैं तो मनु स्मृति में हमें 7 प्रकार के दास या स्लेव के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि नारद स्मृति 15 प्रकार के स्लेव्स का वर्णन करता है। तो समाज व्यवस्था को लेकर के कई बातें यहां पर कही गई। पुराणों में भी हमें गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा थे, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण राजा थे उनके विषय में आप देखिए। इंपोर्टेंट रूलर्स, महत्वपूर्ण राजा। महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे? तो गुप्त काल में कई राजा थे, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शासकों की बात करेंगे, एक इनका क्रम देखें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण शासकों में एक नाम आता है श्रीगुप्त, श्रीगुप्ता। श्रीगुप्त के बाद में आएंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके बाद में आपके आ जाएंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में आपके आ जाएंगे समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में महत्वपूर्ण राजा आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्हीं को हम कहते हैं विक्रमादित्य। आप लोगों ने भी कई कहानियां सुन रखी होंगी, बेताल पचीसी या नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारे इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हुआ करता था। और ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनकी दो राजधानियां थीं, एक राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ करती थी और दूसरी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। इसके बाद में आपके आएंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आएंगे और कुमारगुप्त के बाद में आएंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। इस प्रकार से ये सबसे महत्वपूर्ण शासक 6 शासक हैं। यहां पर भी हम ये देखें तो स्कंदगुप्त के बाद में कई छोटे छोटे राजा आए और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएंगे विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश के अंतिम राजा होते हैं। तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनका हम यहां पर डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं श्रीगुप्त की। जब हम श्रीगुप्त के बारे में बात करते हैं तो श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का फाउंडर यानी संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? माना जाता है कि पहले यह कुषाण राजाओं के सामंत हुआ करते थे। सामंत जब कहते हैं तो सामंत का अर्थ नोबेल्स से होता है, यानी स्थानीय स्तर के सरदार। और स्थानीय स्तर के जो सरदार होते हैं, तो जैसे कोई राज्य होता है, राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में सरदार होते हैं, और जब कोई सेंट्रल पावर कमजोर होती है तो जो सरदार या सामंत जैसे लोग होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और जब ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि वह एक प्रकार से इंडिपेंडेंट रूलर्स, एक स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक छोटे से इलाके में श्रीगुप्त का शासन था। लेकिन श्रीगुप्त के बाद में जब आगे चल करके चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम रियल फाउंडर कहते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। अब संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस यह है कि यदि कोई राजा किसी छोटे इलाके में शासन कर रहा और आगे चल करके उसका सक्सेसर आया, उत्तराधिकारी आया, और उसने अपनी कूटनीति के दम पर, युद्ध नीति के दम पर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। जैसे पहले एक छोटा सा राज्य था, आगे चलकर एक बड़ा सा राज्य बन गया। तो यानी कहीं ना कहीं एक छोटे से राज्य को एक बड़ा राज्य बनाने का जो काम किया वो किसने किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसीलिए हम चंद्रगुप्त फर्स्ट को मानते हैं कि यह गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैरिज अलायंसेस, यहां से अब एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। यानी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैरिज अलायंसेस, यानी वैवाहिक संबंध, यानी विवाह के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना। इसका मतलब क्या है कि आपके आस पड़ोस के क्षेत्रों में किसी राज्य में जाकर के अपने बेटी का विवाह कर देना या बेटे का विवाह कर लेना, जो आपके पड़ोसी राजा हैं उनको अपना रिश्तेदार बना लेना, और इस तरीके से अपने राज्यों की टेरिटरी को बढ़ाते रहना। इसी क्रम में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि पाटलिपुत्र से कुछ दूरी पर वैशाली राज्य हुआ करता था। पाटलिपुत्र से कुछ दूरी पर वैशाली था। पाटलिपुत्र जब कहते हैं तो पटना की बात कर रहे हैं, इससे कुछ दूरी पर वैशाली था। और वैशाली का राज्य उस समय कह सकते हो कि नेपाल तक फैला हुआ था। वैशाली राज्य को जीतने के लिए चंद्रगुप्त फर्स्ट की सेनाएं जब गईं और वहां पर युद्ध शुरू हुआ तो पता चलता है कि वैशाली राज्य की ओर से लड़ने के लिए जो कमांडर इन चीफ, जो सेनापति की भूमिका में था, वो वहां के राजा की बेटी थी जिनका नाम था कुमार देवी।
कई दिनों के युद्ध के बाद में फिर दोनों ओर के कूटनीतिज्ञों ने, जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने तय किया कि क्यों ना इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, और इस तरीके से कुमार देवी के साथ में चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है और दहेज में वैशाली मिल जाता है। तो आप कह सकते हो कि वैवाहिक अलायंसेस के आधार पर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर दिया। आगे चल करके कदम्ब राजकुमारी के भीतर वाकाटक राजाओं, वाकाटक डायनेस्टी, अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने बेटी का या अपने बेटे का विवाह करके पूरे इलाके को जीत लिया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि मैरिज अलायंसेस के आधार पर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। ये इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी। जब ये वैशाली का राज्य जीत गए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी याद में कुछ कॉइन्स चलाए, और उस कॉइन्स के पर एक तरफ शेर पर सवार दुर्गा जी देवी और दूसरी तरफ कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य के चित्र सिक्के पर दिखाई देते हैं। यानी कुमार देवी और चंद्रगुप्त का सिक्का जो है ये किसके द्वारा चलवाया गया? सीजी फर्स्ट के द्वारा चलाया गया। इसके अलावा महाराजा धीराज, महाराजा धीराज का टाइटल धारण करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। महाराजा धीराज का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो राजाओं का भी राजा हो, किंग ऑफ द किंग्स, जो राजाओं के राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, महाराजा हैं, महाराजा धीराज हैं। इस तरीके का आप कह सकते हो कि एक प्रकार की भारी भरकम जो टाइटल्स हैं, भड़कीली उपाधि, पोम्पस स्टाइल्स इनको बोलते हैं, कि अपने नाम के आगे एक टाइटल बड़ा सा लगा दो। तो महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट करने वाले पहले जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इनके बारे में सिर्फ हमें दो ही बातें जाननी है। इसके बाद में आगे चल करके चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो सक्सेसर बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, उसका नाम होता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो भी हमें ज्यादातर जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के भी नाम से जानते हैं। पहले ये कौशांबी में अभिलेख हुआ करता था। ये अभिलेख बनवाया तो गया था सबसे पहले अशोक के द्वारा, लेकिन बाद में इस अभिलेख पर जो खाली जगह पड़ी थी उस खाली जगह पर हरिसेन के द्वारा, हरिसेन इनका एक दरबारी कवि था, और उस दरबारी कवि के माध्यम से समुद्रगुप्त के बारे में काफी को लिखा गया। तो हमने ये कहा कि समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी हमें कहां पे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त की कन्क्वेस्ट है, इसी प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त की कन्क्वेस्ट है, कन्क्वेस्ट यानी विजय, जो इसकी प्रमुख विजय रही है, कन्क्वेस्ट जो रही है, विजय रही है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है? इनको हीरो ऑफ 100 बैटल्स, 100 युद्धों का विजेता, कनकुरर ऑफ 100 बैटल्स, कनकुरर या हीरो ऑफ 100 बैटल्स के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारे। और इनके बारे में तो यहां तक भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों की ज्वाइंट आर्मी को हराया, और उन ज्वाइंट आर्मी को हराने के बाद में जब सभी राजाओं ने इनके आगे सरेंडर कर दिया तो इन्होंने उन सभी का राज्य वापस कर दिया। इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की इस विजय को, इस कन्क्वेस्ट को धर्म विजय कहा, इस विजय को धर्म विजय कहा। इनके अचीवमेंट्स इतने बड़े हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार वीए स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त तो भारत के नेपोलियन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने न सिर्फ भारत के जमीन पर ही अपना अधिकार किया, बल्कि भारत से आगे जाकर के साउथ में इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया। श्रीलंका को जीतने के बाद में ये इंडोनेशिया तक गए,
और वहां से भी इन्होंने टैक्स वसूली की थी, जिससे यह भी साबित होता है कि इनकी जो नेवल फोर्सेस थी, जो इनकी नौसेना थी, वो काफी शक्तिशाली थी। ऐसे महान पराक्रमी राजा कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ का इन्होंने आयोजन किया था। इसके अलावा इसे वीणा बजाने का बहुत शौक था, इसीलिए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा प्लेइंग करते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह साबित होता है कि यह म्यूजिक लवर था, यानी संगीत प्रेमी था। आगे चलकर समुद्रगुप्त के बाद अगला उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड बनते हैं। इसके बाद में जो अगले उत्तराधिकारी इनके बनते हैं उनका नाम होता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो आगे देखें, इनका जो अगला सक्सेसर बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त सेकंड। चाहे हम कहें चंद्रगुप्त सेकंड और चाहे हम कहें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक ही बात है। इन्हीं को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जो विक्रम संवत वाले विक्रमादित्य हैं वो अलग हैं। विक्रम संवत वाले जो विक्रमादित्य हैं उनका टाइम पीरियड 57 बीसी का है। और वैसे भी पूरे भारत के इतिहास में उठा के देख लिया जाए तो लगभग 20 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जिनमें से 2 विक्रमादित्य सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं। एक विक्रम संवत की शुरुआत करने वाले और दूसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे चल करके जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 335, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 375 से लेकर लगभग 415 बीसी तक रहता है। सही मायने में जब हम भारत का गोल्डन एज गुप्त काल को कहते हैं तो उस गुप्त काल के दौरान में भी सबसे ज्यादा जो बेहतर समय माना जाता है वो चंद्रगुप्त सेकंड का समय माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो वेस्टर्न इंडिया का इलाका था, जहां से मालवा से लेकर के गुजरात का इलाका, उस इलाके में शक रहते थे, उस इलाके में शक रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड था, लास्ट शक रूलर रुद्र सिंह थर्ड को हराने वाले ये पहले शासक थे। इसीलिए जब इन्होंने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को हरा करके गुजरात से लेकर के मालवा तक के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया, तो इस जीत के बाद में इन्होंने सकारी टाइटल को धारण किया। सकारी टाइटल का मतलब क्या है कि शक राजाओं को हराकर शकों को हराने वाला जो व्यक्ति था वो कहलाता है सकारी। इसके अलावा इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि इनके शासनकाल में फाहयान, चीन से आने वाला एक यात्री फाहयान इनके शासनकाल में भारत आया और भारत में आकर के लगभग सालों साल, लगभग की हम बात करें तो लगभग 15 साल तक ये भारत में रुका। और भारत में रुकने के बाद में जो कुछ भी इसने भारत के बारे में देखा, समझा, जाना, उन सब को लेकर के उसने किताब लिखी फोकू की, और उस फोकू की किताब में हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसके यात्रा विवरण से जब हम देखते हैं कि उस समय बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी इंपोर्टेंट साइट्स थे, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, सारनाथ हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, इन सभी जगहों की फाहयान ने यात्रा की है। फाहयान ने अपने विवरण में लिखा है कि भारत में चारों ओर व्यापार काफी बेहतर हो रहा था, लोगों के पास में सोना चांदी बहुत अधिक मात्रा में होता था, चोर लुटेरों का काफी डर रहा करता था, दंड देने की कई विधान बनाए गए थे। ये सारी बातें उसने की है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हो कि उस समय के गुप्त राजाओं की काफी प्रशंसा फाहयान के साहित्य में हमें देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी नवरत्न, 9 जेम्स, नवरत्न। और जब हम नवरत्न कहते हैं तो नवरत्न का मतलब ही होता है कि 9 योग्य लोगों की टीम, 9 मुख्य विद्वान, 9 इंटेलेक्चुअल्स। जो 9 इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हीं को कहा जाता है नवरत्न। इन नवरत्नों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं कालिदास।
कालिदास, कुछ 2-3 नाम लिख देते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, इस तरीके से टोटल जो है, टोटल तो 9 है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं आपके कालिदास। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा कालिदास की जब चर्चा की जाती है तो कालिदास को लेकर के कई बातें कही जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि कालिदास एक नाम और है घटकर पर, आगे चलकर जब हम बात करते हैं, ये बहुत सारे नामों में सबसे ज्यादा जो नाम अभी तक पूछे गए हैं कालिदास, अमर सिंह। इसके अलावा देखा जाए तो कालिदास किस लिए जाने जाते हैं? कालिदास अपने साहित्य के लिए जाने जाते हैं। और कालिदास जब अपने साहित्य के लिए जाने जाते हैं तो साहित्य के तौर पर जब देखा जाए तो आपको फिर बता दें कि आपको ये सारे नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कालिदास, अमर सिंह। वराहमिहिर की बात करेंगे तो ये आपके अर्थशास्त्र से, मतलब आपके एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष या खगोल विद्या दोनों से संबंधित रहे हैं। आगे चलकर कालिदास के जो साहित्य होते हैं तो कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इनके साहित्य की तुलना विलियम शेक्सपियर से की जाती है। हालांकि यदि हम तुलनात्मक की बात करें, यदि हम दोनों की साहित्यों का एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखें तो कालिदास के आगे विलियम शेक्सपियर कहीं नहीं ठहरते हैं, लेकिन चूंकि तुलना की जाती है तो तुलना में दोनों लोग बराबरी पर आ जाते हैं। कालिदास के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं कि कालिदास बचपन में बहुत ही स्टूपिड किस्म के थे, लेकिन आगे चल करके कुछ जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि वह संस्कृत के एक महान विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। तो नवरत्न, फायान की यात्रा, ये दोनों इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और तीसरी, भारत के पश्चिमी भाग में इन्होंने मालवा और सौराष्ट्र को जीत करके शकों के शासन को अंत कर दिया था। इस तरीके से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन चलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में जो अगले महत्वपूर्ण राजा होते हैं उनका नाम होता है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के शासनकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। महायान क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सेक्ट है, जिसे हम, यानी इसका मतलब है कि यहां पर महायान की जो फिलॉसफी है उससे संबंधित चीजें यहां पर बताई जाती थी। इसके अलावा यदि हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन हमें ह्वेनसांग की किताबों से मिलता है। ह्वेनसांग की किताबों में जिक्र मिलता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज,
उसमें लगभग 90 लाख किताबों का कलेक्शन था, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोदधि नाम के बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे जहां पर बैठकर स्टूडेंट पढ़ा करते थे। इसके अलावा यदि देखा जाए तो 10,000 स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ते थे, 2,000 टीचर्स हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हो कि 5 स्टूडेंट पर एक टीचर रहता था। यहाँ के जो बच्चे होते थे वो सर्वगुण संपन्न बनकर निकलते थे। उनको विज्ञान का भी ज्ञान होता था, मैथमेटिक्स का भी होता था, चित्रकार भी होते थे, पेंटर भी होते थे, सर्वगुण संपन्न बन के बच्चे निकलते थे। एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो भी काफ़ी टफ मानी जाती है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चला करती थी। यानी हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो कुमार गुप्त के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो यही है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसी कुमार गुप्त के समय में पहली बार एक भारत के वेस्टर्न साइड में एक जनजाति है हुनाज या हूड़, हुनाज ट्राइब या हूड़ लोगों ने भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन पर अटैक किया था और बाद में इस अटैक को रोकने के लिए कुमार गुप्त ने अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा था। तो अगला जो महत्वपूर्ण राजा हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को कई बार युद्ध में हराया और स्कंदगुप्त ने जब हूणों को कई बार युद्ध में हराया, इस बात की जानकारी हमें भीतरी इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख की यदि हम लोकेशन वाइज बात करें तो इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिलती है, जहां पर इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि हूणों को कई बार युद्ध में हराने वाला जो शासक था वो स्कंदगुप्त था। तो हूणों को हराने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के बाद में जो इसके आगे के उत्तराधिकारी थे, जो सक्सेसर थे, वो इतने मजबूत नहीं थे। वो अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को सही तरीके से नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। फिर आगे चल करके भानुगुप्त और भी कई राजा हुए। फिर आगे चल करके इन्हीं में से सबसे लास्ट में, कई राजाओं के बाद में जो सबसे लास्ट में राजा होता है, लास्ट गुप्ता रूलर, वो होता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में लगभग 300 साल तक, या 320 से चला 540 एडी तक चला है, तो लगभग 300-325 साल तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण शासन था गुप्त काल का। अब हम यहां पर देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान में क्या क्या हमारे यहां पे डेवलपमेंट हुए। तो गुप्त काल को लेकर के जब हम यहां पर, चूंकि क्वेश्चन की हमने शुरुआत में कहा था कि हमें आर्किटेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, तो आर्किटेक्ट यानी स्थापत्य। और जब स्थापत्य की बात करेंगे तो गुप्त काल में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहां पे पड़ता है? यूपी के ललितपुर जिले में। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतार जो अलग अलग समय पे हुए हैं, उन अवतारों से संबंधित हमें मूर्तियां मिलती हैं। इसी मंदिर में दिखाया गया है कि शेषनाग की सैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। ऐसी जो हमें कहानी मिलती है वो भी हमें यहीं से आती है। इसके अलावा भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर ये आपका कानपुर में स्थित है। तो ये आप कह सकते हैं कि उस समय के शुरुआती दौर पर हमें ये मंदिर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो इसी के साथ साथ में मंदिर बनने की परंपरा बहुत तेजी से यहां पर शुरू होने लगी। और जब हमारे यहां पर मंदिर बनते हैं तो मंदिर बनाने के अलग अलग स्टाइल भी गुप्त काल में प्रचलित हुए, जिनमें से 3 प्रमुख नाम आते हैं: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली।
तो इन तीनों का जिक्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो तो हट जाएगा ना। कई बार दिक्कत कर जाता है। पहले नहीं होता था। अब इसी पर ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लासेस चल रही है और सबसे ज्यादा यही चलता है, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू। यही बात ही है। हाँ, बस ठीक। अब ऐसे फिर से कंटिन्यू हो जाएगा ना। हाँ, तो हम यहां पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को लेकर के जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो यहां पर आप देखें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट रही हैं या उनमें हमें आर्किटेक्ट दिखाई देता है। तो यहां पर देखें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोढेरा टेम्पल्स, बड़नगर, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। अब यूनेस्को ने तो इसको बना दिया है। इस तरीके के जो मंदिर बनते हैं, इन मंदिरों को हम क्या नाम दें या ये मंदिर किस पैटर्न पर बनाए जाते हैं, इसको लेकर के हमें बताना है आपको। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले हमने यहां पर कहा कि ओरिजिन को लेकर के गोल्डन एज कहा जाता है, कब से शुरुआत हुई, ये सारी बातें यहां पर हुई। यहां पर आर्किटेक्ट में एक नाम लेते हैं अजंता केव्स का। अजंता क्यों की बात करें तो अजंता की जो लोकेशन आपको मिलेगी वो लोकेशन कहां पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये पड़ता है। और इसकी खास बात क्या है कि इनमें जो कई सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इनमें बिहार पेंटिंग, ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं ये गुप्त काल से ही संबंधित है। यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, चैत्य और बिहार। चैत्य, तो चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य का मतलब होता है कि जो मेडिटेशन रूम होता है, जहां पर ध्यान लगाया जाता है, ध्यान कक्ष या जो पूजा कक्ष होता है, उस पूजा कक्ष को हम चैत्य कहते हैं। और बिहार का मतलब होता है जहां पर जो मोंक होते हैं, जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, उन लोगों का जो अपना रेजिडेंस होता है, जो निवास स्थान होता है, निवास स्थान को हम बिहार के नाम से जानते हैं। अजंता की गुफाओं में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं और इन पेंटिंग्स में जो है ज्यादातर बुद्ध के जो पूर्व जन्म हैं, बुद्ध के जो पूर्व जन्म होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जातका स्टोरीज। जातका स्टोरी या जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे कहते हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। तो यहां पर आप देखेंगे
हमें केव स्ट्रक्चर के तौर पर यहां पर चीजें हमें दिखाई देती हैं। एलोरा की गुफाओं में देखें, एलोरा की गुफाओं में क्या है, यहां पे जो सबसे खास बात है कि बहुत सारी गुफाएं बनी हैं, जिनमें से गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 16, केव 10 इज अ चैत्य फॉर लॉर्ड विश्वकर्मा दैट डिपिक्ट 14 रावण की छाया। केव 15 और 16 ये दोनों जो हैं ये कैलाश टेम्पल से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम यहां पर बात करते हैं मंदिरों को काट करने की, तो एलोरा की खास बात क्या है कि एलोरा को हम रॉक कट आर्किटेक्ट, एलोरा को लेकर एक नाम दिया जाता है रॉक कट आर्किटेक्ट। हालांकि इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाद में बनाई गई, इनमें से कुछ गुफाओं का निर्माण बाद में राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा किया गया, लेकिन शुरुआती जो गुफाएं यहां पर बनाई गई हैं वो हमें गुप्त राजाओं के द्वारा ही बनाई गई हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जूनागढ़ केव्स, जूनागढ़ में कुछ हमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड कुछ टाइम मिलता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है हिंदू तोरण। तोरण का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार। यहां पे जो शब्द लिखा है हिंदू तोरण, तो हिंदू तोरण का मतलब है कि यहां पर एक प्रवेश द्वार के तौर पर हमें दिखाया जाता है। इसके अलावा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघ नदी के किनारे हैं। यहां पर भी हमें कुछ बौद्ध साधुओं से संबंधित कुछ गुफाएं मिली हैं जो बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो यहां पर अपना रहते थे। नासिक की गुफाएं साउथ वेस्ट नासिक में है। नासिक कहां पे? महाराष्ट्र में है। ग्रुप ऑफ केव्स, यहां पे पांडुलेनी, यहां पर एक शब्द लिखा है पांडुलेनी, क्या है? जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ केव्स। ये सारी बातें हमें वहां पर दिखाई देती हैं। धमेक स्तूप, जब हम धमेक स्तूप की बात करते हैं तो चूंकि गुप्त काल के समय में ये जो धमेक स्तूप में स्तूप बनाने का जो कल्चर है, जैसे आपने एक सांची का स्तूप देखा होगा, इस तरीके का स्तूप देखा है। ये स्तूप कहां पे? आपका सारनाथ में। सारनाथ, और सारनाथ वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इट इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन रीचिंग अ हाइट 43.6 मीटर एंड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर। द बेसमेंट डेट बैक टू अशोका रीजन। इसका जो बेसमेंट बनाया गया वो अशोक के समय का बना है, और बाकी जो चीजें बनाई गई हैं वो बाद में लिखी गई हैं। तो धमेक स्तूप जो है ये हमारा इसी से संबंधित है। टेम्पल को लेकर के जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखें टेम्पल आर्किटेक्ट। टेम्पल आर्किटेक्ट में 3 बातें आती हैं। पहले तो आप इसको देख लें, यहां पर देखिए 3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात आती है टेम्पल को लेकर के, एक टेम्पल होता है जिसको हम बोलते हैं नागरा शैली, नागरा स्टाइल यानी नागर शैली। दूसरा होता है बेसर शैली, और तीसरा होता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ा स्टाइल। ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। और मंदिरों की खास बात होती है कि मंदिरों के भीतर जहां पे मूर्तियां होती हैं उनको हम गर्भगृह के नाम से जानते हैं। एक डायग्राम अलग से बनाते हैं तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर मिलेंगी। देखिए नागरा स्टाइल, यहां पे बात की जा रही है नागरा स्टाइल टेम्पल की। नागरा स्टाइल को ही हम कहते हैं शिखर शैली। मंदिर निर्माण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है वो नागरा शैली है। महत्वपूर्ण शैली का मतलब यह है कि उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण शैली नागर शैली है। और नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो हमें हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक मिलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के तक जो भी हमें मंदिर मिलते हैं वो सब नागर शैली वाले मंदिर कहलाते हैं। और जब हम नागर शैली के मंदिरों की बात करते हैं
तो नागर शैली के मंदिरों के कुछ प्रसिद्ध एग्जाम्पल भी हैं, जैसे लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहां पे है? भुवनेश्वर में है। कोणार्क का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, ये सब हमारे नागर शैली के मंदिर हैं। खास तौर से उत्तर भारत में पाए जाने वाले जो मंदिर हैं वो सब नागर शैली या शिखर शैली के मंदिर कहलाते हैं, जिनमें हमने भीतरगांव का मंदिर या इसी में हम दशावतार मंदिर की बात करेंगे, ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। नागर शैली की मतलब क्या है? अ कर्विलिनियर टावर, शिखर, ग्रेजुअली कर्विंग इनवर्टेड क्रैब्ड। देखो यहां पर इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा, इस तरीके से क्रैब्ड हो रहे हैं, पिन पॉइंटेड की ओर चले जाते हैं। और सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो आमलक बना रहता है, ऊपर आमलक जैसे बने रहते हैं। तो किसी भी मंदिर को देख करके, जो उत्तर भारत के मंदिर को देख करके जब हम महसूस करते हैं कि वो मंदिर कैसा है, तो ज्यादातर मंदिर आपको कैसा दिखेगा? वो दिखेगा आपको नागर शैली। नागर शैली, नागरा शैली। नागरा स्टाइल आपका कहां पे मिला? विंध्याचल पर्वत से लेकर हिमालय के बीच में। दूसरा होता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे पहला का हमने क्या बताया था आपको? पहला हमने बताया था हिमालय से विंध्याचल माउंटेन रेंज, और दूसरा जो होता है वो पाया जाता है कृष्णा रिवर से लेकर, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। कृष्णा कुमारी से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो इलाके हैं, इनको हम कहते हैं कि यहां पर द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। और द्रविड़ शैली के मंदिरों के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं, जैसे राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर हमारा कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजौर में पड़ता है, तंजौर जिले में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ता है। रामेश्वरम का मंदिर, मामल्लपुरम के मंदिर जो महाबलीपुरम के मंदिर कहे जाते हैं, ये सारे मंदिर हमारे द्रविड़ शैली में बने होते हैं। द्रविड़ शैली की खास बात ये होती है कि इनके जो शिखर होते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं, पिरामिड नुमा इनके शिखर कहलाते हैं। इसके अलावा द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक बहुत ही खास विशेषता होती है कि उनमें गोपुरम पाया जाता है। गोपुरम का मतलब होता है कि जहां पर मंदिर का जो मुख्य बिल्डिंग होती है, उस मंदिर की मुख्य बिल्डिंग से थोड़ा आगे इनका एक एंट्रेंस गेट होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, उसी प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुरम। तो गोपुरम की विशेषता द्रविड़ शैली के मंदिरों में पाई जाती है, गोपुरम इनमें पाया जाता है। तीसरा हमारा होता है बेसर शैली। बेसर शैली जो होती है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होता है, और इन दोनों की विशेषताएं कुछ कुछ यहां पर पाई जाती हैं, जैसे राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा, होयसल राजाओं के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के बीच, यानी इसमें आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, उत्तरी कर्नाटक आएगा, उत्तरी आंध्र प्रदेश आएगा। इन जगहों पर जो भी मंदिर पाए जाते हैं, जैसे विजयनगर के शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए, विरूपाक्ष का मंदिर हो गया, ये सारे मंदिर हमारे कहलाते हैं बेसर शैली के मंदिर। तो यदि हम कुल मिलाकर कहें कि चाहे टेक्नोलॉजी की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो तमाम प्रकार के इन्वेंशन यहां पर किए गए। साहित्यिक कला के अंतर्गत कई प्रकार के साहित्य यहां पर लिखे गए। पुराण स्मृतियां, महाकाव्य में रामायण महाभारत जैसी चीजें भी इस दौर में लिखी गई। तो कुल मिलाकर सही मायने में हम इसे भारत का गोल्डन एज या भारत का क्लासिकल एज के नाम से इसे जान सकते हैं या कह सकते हैं। और इतिहासकारों के द्वारा इस नाम को पीछे रखने का यही रखा गया है कि जितना ज्यादा इन्वेंशन, जितना ज्यादा अचीवमेंट्स इस डायनेस्टी के दौरान दिखाई दिए, उतना भारत के किसी भी इतिहास के किसी भी डायनेस्टी में दिखाई
नहीं देते हैं। और उन मंदिरों की जो निरंतरता है वो आज के नए निर्माण में भी हमें दिखाई देती है। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इसी तक रखेंगे, इसी टॉपिक तक रखेंगे और आगे और किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन।